Four great aspects of the mother, four of her leading powers and personalities have stood in front in her guidance of this universe and in her dealings with the terrestrial plane. One is her personality of calm wideness and comprehending wisdom and tranquil benignity and inexhaustible compassion and sovereign and surpassing majesty and all ruling greatness. Another embodies her power of splendid strength and irresistible passion, her warrior mood, her overwhelming will, her impetuous swiftness, and world shaking force. The third is vivid and sweet and wonderful, with her deep secret of beauty and harmony and fine rhythm, her intricate and subtle opulence, her compelling attraction, and captivating grace. The fourth is equipped with her close and profound capacity of intimate knowledge and careful, flawless work and quiet and exact perfection in all things. चौथी का नेचर है परफेक्शन का, डिटेल्ड exact perfection in all things. Wisdom, Maheshwari, strength, Mahakali, harmony, Mahalakshmi, perfection, Mahasaraswati. Are there several attributes, and it is these powers that they bring with them into the world. तो यहाँ जो भी क्वालिटीज या उनका सम्मिश्रण जो नजर आता है वो इनके प्रभाव से नजर आता है, और अगर कोई वेस्टेज कर रहा है, परफेक्शन में कमी है, ये देवियां उसको छोड़ के चली जाएंगी. अगर आप परफेक्शन में नहीं हो, जहां आपके डिस्कॉर्डेंसेस व्यक्तियों से, वस्तुओं से, ये आगे बता देंगे अब एक एक की. मैनिफेस्ट इन ए ह्यूमन डिस्गाइज in their vibhutis, and shall found in the divine degree of their ascension in those who can open their earthly nature to the direct and living influence of the mother. To the four, we give the four great names: Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Imperial Maheshwari is seated in the wideness above the thinking mind and will, and sublimates and greatens them into wisdom and largeness, or floods with a splendor beyond them. ये जो है वाइडनेस, विशालता, इसका नेचर जो है महेश्वरी का, लार्ज लाइंस के अंदर सोचती है, लार्ज लाइंस ले डाउन करती है अबव द थिंकिंग माइंड एंड विल. संकल्प के और विचारात्मक जो मन है उसके ऊपर वाइडनेस जो है उसमें ये विराजमान होती है. एंड सब्लिमेट्स एंड ग्रेटन्स देम, इनको थिंकिंग माइंड को और विल को सब्लिमेट करती है, ऊपर उठा देती है. एंड ग्रेटन्स देम, अभी तो छोटापना है, व्यापकता है नहीं, वाइडनेस. किसी से बात करो बहुत कम मिलती है वाइडनेस, कि विशालता में आप सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो. इवन सो कॉल्ड आप आध्यात्मिकता के अंदर चले गए तो उनको ये कहें अब देश के लिए क्या, मनुष्य जाति किशोर, आप श्री अरबिंदो का पढ़ते हो तो एकदम विशालता. पहले तो ये
पता ही नहीं चलता रखें कैसे इसको, क्योंकि आदत ही नहीं है विशालता की। जहां निकल गए, एक आप पोएट्री की बात कर रहे हो तो पूरा जगत एकदम ऐसे खोल दिया, वेद की बात कर रहे हो तो पूरा एक जगत खोल दिया आपके सामने। कौन सी ऐसी चीज, एक पैराग्राफ खोलते हैं तो ये हमारी समस्या क्यों है, इतने संकीर्ण है, बुद्धि भी नहीं है, तो इसलिए विशालता का पता नहीं। कुछ है वो विशालता के अंदर सोच सकते हैं, पूरा व्यापक रूप से पूरे को देख सकते हैं। एंड ग्रेटन्स देम इनटू विजडम एंड लार्जनेस। विजडम और लार्जनेस के अंदर उसको ऊपर उठा ले जाते हैं, आपके थिंकिंग माइंड को और विल को। लार्जनेस के अंदर और विजडम, नॉलेज नहीं, और फ्लड्स विद ए स्प्लेंडर बियॉन्ड देम, और उनसे परे का जो स्प्लेंडर है उससे उनको परिपूरित, उनको आप्लावित, फ्लड कर देती है, उनको भर देती है। तो अगर आप इसके पास जाते हो, अभी वाइडनेसेस वगैरह नहीं आ रही क्योंकि हम अपने कर्मों से, अपने विचारों से आहत कर रहे हैं इसको। लार्जनेस नहीं आती, वाइडनेस नहीं आती, आपके किसी भी कर्म को अगर बारीकी से देखो, अपने ऊपर जो आदमी का रिटर्न करना है, बार बार मैं के रेफरेंस से देखता है, वाइडनेस कहां से आ जाएगी। आप एक छोटा सा दायरा नहीं छोड़ पा रहे तो वाइडनेस कैसे आने देगा। आपको वो छोटा दायरा छोड़ोगे तब तो पूरा एक व्यापक उस चीज के अंदर जाओगे। तो स्प्लेंडर जो है, थिंकिंग माइंड और विल के परे के जो स्प्लेंडर हैं, उनसे ये आप्लावित कर देती है, फ्लड कर देती है। और शी इज द माइटी एंड वाइज वन, क्योंकि ये शक्तिशाली हैं और वाइज हैं। हु ओपन्स अस टू द सुप्रामेंटल इंफिनिटीज एंड द कॉस्मिक वास्टनेस। ये मतलब आपको कहां तक उठा के लेके चली जाती हैं, ये उठा के लेके चली जाती हैं आपको सुप्रामेंटल इंफिनिटीज। सुप्रामेंटल की जो अनंतताएं हैं, ये कोई इस धरती से कोई सीमित नहीं रखती, नहीं तो क्या वास्टनेस आएगी। एंड द कॉस्मिक वास्टनेस, सुप्रामेंटल की इंफिनिटीज और कॉस्मिक वास्टनेस, ये जो विश्व है पूरा, उसकी विशालता तक उठा ले जाती है, टू द ग्रैंड्योर ऑफ द सुप्रीम लाइट। जैसे गीता के लिए श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल के बॉर्डर्स तक ले जाती है। प्रवेश बाद में होगा, गीता वहां तक उठा ले जाती है, क्योंकि गीता सर्वधर्मान परित्यज्य, ये कह के अब ये सारी चीजें हमको उपलब्ध हो सकती हैं। ये जो कही गई है ये केवल पुस्तकें नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ऐसा भाव है जो आपको उठा के इन स्टेट्स तक, इन चेतनाओं तक उठा के लेके जा सकता है। आपको भौतिक रूप से, अरे भौतिक रूप से तो आप सारे रूप देख ही रहे हो जगत के अंदर, पत्थर भी देख रहे हो। पत्थर से पहले तो पत्थर भी नहीं था, यहाँ मोल्टन स्टेट में था। उससे पहले जो फॉर्मेशन इसका हुआ ही नहीं, उससे पहले तो गैसियस स्टेट के अंदर था। तो ये सारा देख के भी ये विश्वास नहीं हो पा रहा कि मनुष्य से आगे कोई चीज आ सकती है। क्या कारण है, ये स्टेजेस तो देख ही रहे हैं। तो एक कॉमन सेंस की सी बात लगती है। आप जब पशु जगत था उस समय अगर कोई आके देखता तो वो तो ये विश्वास ही नहीं कर सकता था कि पशु के अलावा कोई चीज हो सकती है। तो ये सुप्रामेंटल के जो इन्फिनिटीज तक ओपनसस, वहां तक हमको खोल देती है। एंड द कॉस्मिक वास्टनेस, जो विशालता है, विस्तृतता है कॉस्मिक, टू द ग्रैंड्योर ऑफ द सुप्रीम लाइट, सुप्रीम जो प्रकाश है। और उसका आनंद तो तब हो जब इसका आभास, कि किसको कहें सुप्रीम लाइट। हम इसका विजुअलाइजेशन ऐसे करते हैं क्योंकि कर्म करोगे तो
आप कहो कर्म कर्म करके तो इसमें नहीं जा सकते, कर्म तो बांध देगा, वही गीता वाली समस्या आ जाएगी आपके कि कर्म आपको बांध देंगे, तो क्या ध्यानस्थ अवस्था में रह के इसमें जा सकते हो? जाओगे कैसे? इसका एक्शन होगा कैसे? महेश्वरी का भाई एक्शन दिखेगा किस रूप में? ग्रैंड्योर ऑफ द सुप्रीम लाइट वहां तक खोल देगी। टू ए ट्रेजर हाउस ऑफ मिराक्युलस नॉलेज, जो मिराक्युलस नॉलेज है उसका ट्रेजर हाउस है, उसके प्रति खोल देगी आपको। उसके जो खजाने हैं, ट्रेजर हाउस है ऑफ मिराक्युलस नॉलेज, टू द मेजरलेस मूवमेंट ऑफ द मदर्स इटर्नल फोर्सेस। माँ की जो शाश्वत शक्तियां हैं, उसका जो मेजरलेस मूवमेंट है, उसकी ऐसी गति है, भाई आप बुद्धि की गति देखो, आप विचारों की गति देखते हो, कोई मेजर्ड चीज थोड़ी है वो, क्या मेजर करो उसको? कल्पना की गति है, एक शक्ति है कल्पना, तो उसको, उसके मूवमेंट को क्या मेजर कर सकते हो? क्या मेजर करो उसके? जबकि ये कोई बहुत बड़ी फैकल्टी है ही नहीं। आपकी कल्पना शक्ति है, आपकी विचार शक्ति है, भावनाओं की अपनी, तो ये सारी फोर्सेस हैं ये। तो माँ की जो इटर्नल फोर्सेस हैं उनका मूवमेंट मेजरलेस है, उस मेजरलेस मूवमेंट के प्रति ये खोल देती, इन सारी चीजों के प्रति खोल देती है ये। तो ये क्या है? फॉर शी इज द माइटी एंड वाइज वन हु opens us to the supramental infinities and the cosmic vastness, to the grandeur of the supreme light, to a treasure house of miraculous light, knowledge, to the measureless movement of the mother's eternal forces। पर ये कैसे खोल देती है? ठीक है ये कि इनके प्रति खोल देती है ये। अब ये सुन के भी अब ये प्रक्रिया होगी किस तरीके की, खोलेगी कैसे? तो जैसे ही आप अपने आप को ऑफर करते हो, कॉन्सिक्रेट करते हो, उसमें सहज होती है ये, जिसमें ये सहज है उसको आप ब्राह्मण कहते हो वर्ण के हिसाब से। जबकि पूर्ण कर्म के लिए तो आपके पास चारों वर्ण होने जरूरी हैं, चारों आ जाएंगे, पर उसका बेंट उस तरीके का होगा, उसका जो झुकाव है। जैसे हम पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्ट, वो अपने फील्ड में शार्प हो सकता है, पर एक इसकी फिलोसॉफी पद्धति, एक राजनीति में शार्प है पर उसको उसको फिलोसॉफी वगैरह का पता नहीं, कुछ सेंस नहीं। एक दूसरा राजनीति में हो सकता है और हो सकता न हो, पर वो इसकी पद्धतियां खोज के निकाल रहा है। तो जो आपके राजनीतिज्ञ हैं वो ग्रहण इससे कर रहे हैं, जबकि आपको एक्चुअल राजनीति जो है उसमें नहीं हो आप तो उसको, आपके विचारों की ओर की बात है। जैसे किसी व्यक्ति के शेड्स की बड़ी सेंसिटिविटी है, पेंटिंग कितनी कर पाता है नहीं कर पाता वो एक बात है, इन दोनों में फर्क पड़ गया। तो ये जैसे ही आप अपने आप को खोलते हो, तो आपके जो अलग अलग भाग हैं उनकी अलग अलग क्रिया होनी शुरू हो जाती है, और इन देवियों की सारों की क्रिया जितनी जहां जब जैसे जरूरी है, और समर्पण करते ही आपके अंदर जितनी भी लेटेंट चीजें हैं वो उद्दीप्त होना शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज तो ये दबी रहती हैं, इनको पूरा चांस मिलता नहीं। ट्रैंक्विल इज शी एंड वंडरफुल, ग्रेट एंड काम फॉरएवर, नथिंग कैन मूव हर बिकॉज ऑल विजडम इज इन हर। इनको कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। ये अपन ने बात करी थी क्या इसकी पिछली बार? तो हो सकता है बच्चों के साथ मैंने करी हो। नथिंग कैन मूव हर बिकॉज ऑल विजडम इज इन हर। आपको कोई चीज विचलित नहीं, क्यों नहीं कर सकती? अरे विचलित क्या करना पड़ा? मान लो कोई पत्ता बाहर हिल रहा है, क्या विचलित करेगा वो आपको? या आपकी पूरी स्कीम के अंदर
आप सोच के कर रहे हो या कोई भी चीज है जो आपके ही पर्पस को सिद्ध कर रही है, इसमें विचलित क्या होना पड़ा है? आप बड़े से बड़ा भूस्खलन देख रहे हो, पर टीवी पे देख रहे हो, क्या विचलित होना पड़ा है इसमें? जब सारी चीज आपके ही दायरे के अंदर है, आप जानते हो, विचलित तब होते हो जब आपके सामर्थ्य से परे की चीज होती है। नहीं, विचलित क्या होना पड़ा है? आप सोचो सही, विचलित कब होते हो? तो ये कह रहे हैं, tranquil is she and wonderful, great and calm forever. Nothing can move her because all wisdom is in her. अभी आप विचलित होते हो क्योंकि जगत के स्वरूप का आपको पता नहीं। आप इसलिए डरते हो, पता नहीं को क्या हो जाए। होने के बाद डर नहीं है, या जब उसका सामना हो तब नहीं है। पर जो ये बीच का जो समय है वो बड़ा पेनफुल है। आप जानते नहीं कोई चीज को, उसके साथ कैसे व्यवहार करें ये नहीं जानते। उसमें सारी विजडम है, उससे परे कोई चीज है ही नहीं। अगर परे कोई चीज नहीं है तो विचलन होगा। विचलित होगे किस चीज से? आप कोई भी चीज से जिससे विचलित हो रहे हो, उसके बारे में ये सोचो या देखो कि क्यों विचलित होना है। नथिंग इज हिडन फ्रॉम हर दैट शी चूजेस टू नो। अब कोई चीज जब छिपी नहीं है जो उनको जानना है। अरे भाई, सारा आपका प्ले है, उसमें किरदार में अब महिषासुर आ रहा है और उसको माँ जगदम्बा है उसका संहार कर रही है। आपका ही लिखा हुआ नाटक है, इसमें विचलित क्या होना पड़ा? आप तो आनंद लेते हो उसके अंदर। विचलित तो वो होगा जो पहली बार देखेगा और उससे आइडेंटिफाई कर लेगा। उसके लिए वो नाटक नहीं रहता, उसके लिए वो रियलिटी बन जाती है। तो जब आप एक छोटी चेतना में होते हो, आपके लिए विचलित होने का पूरा सौदा आपने कर लिया। जैसे ही चेतना में विस्तार करते हो, तो साधना में जाते ही या आप जब ये बातें पढ़ते हो या उसके संपर्क में भी आते हो, कितनी दुश्चिंताएं तो वैसे ही चली जाती हैं आपकी। आपके उस माहौल में ही आप ये कह रहे हो यहां तो चिंता ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वहां लोअर वर्किंग आपकी थिंकिंग माइंड की और की इंटेलिजेंस की वक्त ही नहीं है वहां। इंटेलिजेंस तो आपको उन्हीं चीजों के जोड़ तोड़ की बात करेगा, दुश्चिंताओं से तो मिटाएगा नहीं थिंकिंग आपकी। वो तो आपको जो चीजें दे दी गई हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को काम में लेके कितना बढ़िया काम में लेते हो, वो काबिलियत को इंटेलिजेंस कह देते हो। पर नया तत्व का समावेश करना, कितना उनको क्या करना, इसका आभास तो इंटेलिजेंस तो देती नहीं। वो तो कुशलता तो एट दी मोस्ट दे सकती है कि इन्हीं चीजों को काम में ले लो, पर उससे तो आप उस दायरे में बंधे हो। उतना तो इंटेलिजेंस हो सकती है। इसलिए आप बहुत तेजी से पहाड़े सीखना, लिखना, बोलना, ये तो सीख जाओगे मान लो। टीचिंग एड्स ये तो फटाफट करवा देंगी आपको। और इसमें तो आप एक दूसरे बच्चा जो जिसको इंटीग्रल एजुकेशन मिल रही है, तुलना करते हो, आप देखो इसका क्या विकास हुआ। न हो सकता उस बच्चे को खुद को भी सेंस नहीं होगी मेरा चल क्या रहा है, जब कंपैरिजन करे। अरे ये तो बहुत देर बाद में उसके समझ में आती है, अगर माँ की कृपा हो, कि मेरे को क्या प्राप्त हुआ है जो दूसरों को तो ये फैकल्टी प्राप्त नहीं हुई। दोनों को तुलना कैसे करे? जिस दिन आके वो इन दो भागों की तुलना करे कि इंटेलिजेंस ये है, इंटेलेक्ट ये है, डीपर विचार ये इतनी घुली मिली चीजें हैं, कोई बता सकता ही नहीं है। तो श्री अरविंद बता रहे इन विचारों में है कौन। आज तो खाली ये है कि शिक्षा का उद्देश्य है जीवन में सफल होना, और सफलता के मानक जो है बाजार तय करता है आपके। अब तो सब बाजार तय कर रहा है, और बाजार जो है इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, वो एआई अब सारा चेंज कर रही है। तो अब तो बाजार तो आप कैसे compete करोगे? आने वाला जो समय है, अभी कंपनियों ने अपने जो कितने लोग ले ऑफ कर दिया, उनको हटा दिया, क्या करें उनका जब। अरे भाई, मेरे पास अगर मशीन से मैं काम करूं, ड्रिप लगाऊंगा, तो मैं जबरदस्ती आदमी को पानी क्यों देने के लिए बिठाऊंगा? अगर मैं ड्रिप इरिगेशन कर रहा हूँ, आदमी क्यों जाके देगा उसमें? मेरे लिए सालाना हर बार नई ड्रिप खरीद के लगाना बड़ा सस्ता पड़ता है। हाँ, जिस दिन ये होगा कि ड्रिप को डिस्पोज ऑफ करना भी इतना महंगा होना शुरू हो जाएगा, तब फिर बाद में मैं ये देखूंगा तो क्या एक आदमी रखा जा सकता है?
तो बाजार आपकी जो अर्थनीति है वो तय करती है, आपके निर्णयों को आपके बारीकी से तय कर रही है। पहले पानी सस्ता था, इसलिए भवन के निर्माण के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, आप टैंकर से भी गिरवा लेते थे। अब जो है पानी महंगा हो गया, अब भवन के निर्माण से पहले आप बोरिंग करवाते हो, ये अब सस्ता हो गया आपके लिए वो। तो बाजार तय कर रहा है आपके बिहेवियरल पैटर्न भीतर तक के, इनफैक्ट आपके रिलेशंस को तय कर रहा है, आपकी चीजों को तय कर रहा है। नथिंग इज हिडन फ्रॉम हर दैट शी चूजेस टू नो, शी कॉम्प्रीहेंड्स ऑल थिंग्स, वो सब कॉम्प्रीहेंड करती है, जानती है, एंड ऑल बीइंग्स एंड देयर नेचर एंड व्हाट मूव्स देम एंड द लॉ ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स टाइम्स एंड हाउ all was and is and must be, तीनों कालों को जानती है। तो ये क्या क्या, she comprehends all things, सभी चीजों को कॉम्प्रीहेंड करती है मतलब समझती है। एंड ऑल बीइंग्स, सब सत्ताओं को जानती है, और वो सत्ताएं खाली मानव हो, ये तो खाली मानव ही अकेली सत्ता नहीं होती, ग्रुप सोल्स भी हैं। विश्व एक अपने आप में बीइंग है, उसमें हर राष्ट्र अपने आप में बीइंग है, उसमें फिर बाद में आपके प्राणी अलग अलग तरीके के बीइंग्स हैं, अलग अलग स्तर हैं, उसके अपने बीइंग्स हैं। उन सारों को कॉम्प्रीहेंड करती है और उनकी प्रकृति जानती है। जब किसी चीज की आप प्रकृति जानते हो थ्रू एंड थ्रू, अज्ञान मिश्रित ज्ञान नहीं, आप बारीकी से उसकी प्रकृति जानते हो और ये जानते हो कि उनको कौन सी चीज चलाती है, इन सब बीइंग्स को, व्हाट मूव्स देम। अरे भाई कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपको बड़ा डरा रहा है और कर रहा है, आप उस व्यक्ति की प्रकृति जान गए, और ये साथ साथ ये जान गए कि इसके पीछे कौन है, व्हाट मूव्स देम। पता चला आपके अकाउंट से ही पैसा जा रहा है उसके भरण पोषण का, अब आपको डर थोड़ी लगेगा। जब आप किसी को शक्ति दे रहे हो, व्हाट मूव्स देम, उनको कौन चीज चला रही है, तो अब तो इसमें कोई बात ही नहीं रही। एंड द लॉ ऑफ द वर्ल्ड, और इस जगत का विधान क्या है, एंड इट्स टाइम्स, और इसके अलग अलग जो काल हैं उनको जानती है, एंड हाउ ऑल वाज, सब कुछ क्या था, क्या है, एंड मस्ट बी, और क्या होगा। ये सारी चीजें वो बिल्कुल बारीकी से, कहीं कोई इतना सा भी डिटेल उससे चूकती नहीं। तो इसका क्या अर्थ निकलता है सोचो आप। इसलिए आप जब इनमें प्रवेश करते हो, ऑटोमेटिकली ये एट्रीब्यूट आप भी शेयर करते हो। जैसे ही आप माँ को कॉन्सिक्रेट करते हो, ये सारी चीजें जो चारों शक्तियां हैं आप में, जब जहां जितनी जैसे जब आवश्यकता होती है कर्म के हिसाब से आपके अंदर आ जाती है। और यदि आप गंभीर कर्म करते हो माँ के लिए, तो आपकी ये लग्जरी नहीं, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट बन जाती है। ए स्ट्रेंथ इज इन हर दैट मीट्स एवरीथिंग है। ए स्ट्रेंथ, हर कोई चीज का सामना, किसी भी चीज का वो सामना कर सकती है, मीट्स। उसको कोई ये नहीं कि सामने सामने शुंभ निशुंभ आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है उसके, सामने कोई रक्त बीज आ रहा है, मीट्स एवरीथिंग एंड मास्टर्स, उसको प्रभुत्व कर लेती है उसके ऊपर। एंड नन कैन प्रिवेल इन द एंड अगेंस्ट हर वास्ट इनटेंजिबल विजडम एंड हाई ट्रैंक्विल पावर। और अंततः इसलिए भारत में सत्यमेव जयते, अल्टीमेटली सत्य की ही विजय होगी। नन कैन प्रिवेल इन द एंड, अंततः कोई भी उसके समक्ष प्रिवेल नहीं कर सकता, अगेंस्ट हर वास्ट इंटेंजिबल विजडम एंड हर हाई ट्रैंक्विल पावर। कोई चीज इसके विरुद्ध खड़ी नहीं रह सकती। इक्वल, पेशेंट,
एंड अनऑल्टरेबल इन हर विल, इक्वल है वो, समान है, पेशेंट है, धैर्यवान है, एंड अनऑल्टरेबल इन हर विल, और उन्होंने जो संकल्प किया है उसके अंदर उनको आप विचलित नहीं, अनऑल्टरेबल, वो तो करेगी। इसीलिए यदि आप माँ के पक्ष में अपने आप को रखते हो तो आप सत्य के पक्ष में रखते हो, वो अपनी विल में अनऑल्टरेबल है। आप एक और माँ की ओर खोलते हो, दूसरी तरफ और करते हो, ये देवियां आपके पास होंगी नहीं, और ये नहीं होंगी तो जीवन में बचेगा ही क्या। इसीलिए जीवन में कुछ बचता नहीं, खाली वहम वहम है। ये आपको पता चल जाएगा जब आप एक्चुअल जीवन में कुछ करना चाहोगे। आप अपना दायरा तोड़ नहीं पाओगे, उसी दायरे के अंदर गोल 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 घूमते रहो। एक्चुअल क्या किया आपने अगर पूछा जाए तो? जिसको आप सो कॉल्ड सफलता बता रहे हो, क्या वो वास्तव में है? अगर आप किसी केंद्र से जुड़े हो या किसी से भी जुड़े हो, उसको आप उसकी कहानियों को सफलता बताते हो, क्योंकि वे बतानी पड़ेंगी। आपने जो भी आज तक किया उसको आप एक सफलता के रूप में देखते हो, और जबकि सच्ची अंतरात्मा आ जाएगी, वो इसको कंसिडर ही नहीं करेगी, वो तो पूरे जगत को भी हिला देगी तो भी उसको सफलता नहीं मानेगी। दोनों में फर्क पड़ गया। आज अगर उड़िया बाबा जा रहे हैं वहां अपनी सारी चीजों को छोड़ के, उससे पहले तो उनको कितनी सिद्धियां और कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके बावजूद वहां ये जो डिसेंसी है ये तो आती नहीं ना आदमी के अंदर। वो जिसको सफलता बता रहा है, हम सब के डीप डाउन ये है, भाई मैं तो कुछ हूं, इक्वल पेशेंट। अगर ये वाली बात है तो हमारे पास इनकी क्रिया नहीं होगी। शी डील्स विथ men according to their nature, and with things and happenings according to their force and the truth that is in them। तो व्यक्तियों के साथ उनकी प्रकृति के अनुसार अनुसार क्रिया करती है, पर प्रकृति के अनुसार क्या क्रिया करती है? ये नहीं कि ये तो साफ व्यापारी की प्रकृति का है तो चलो इसको व्यापार में लगा देते हैं, इसकी ये कोई बातें नहीं होती। आप भी नहीं करोगे ये काम तो। इनफैक्ट ये सोच के होता भी नहीं। भाई आप में यदि ये फोर्स है, आप एक ऐसे माहौल में हो, उसकी प्रकृति को जानते हुए भी आप ये जानते हो कि ये जहां से आया है इसकी प्रकृति तो अज्ञान की है, ये जानते हुए भी आप धीरे 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 समय देते हो, गुडविल के साथ समय देते हो, जजमेंट के साथ नहीं। ये जानते हुए ये कौन है, ये जानते हुए कि ये जैसे हैं वैसे हैं, आप सारी चीज बहुत अच्छे से जानते हो, और फिर भी पेशेंटली अरे भी कर ही रहे हैं अपन रोज सुबह, ये जानते हुए कि कोई हजारों सेशन ले लो तो कदम तो किसी का कोई मुश्किल से एक का मुड़े तो मुड़े, नहीं मुड़े नहीं मुड़े। पेशेंटली आप करते हो इक्वल, और इसमें आप भाई ये रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? तो कोई भी आपको आपके पास आता है, आप उतने ही प्रेम से उसके साथ व्यवहार करते हो। कोई आपसे यहाँ अगरबत्ती भी खरीदने आया है तो 10 मिनट आप उसको बिठा के, और अच्छी बात या कोई अच्छी चीज अनऑल्टरेबल इन हर विल। पर ये थोड़ी है कि आप कहीं कैरीड अवे हो गए, आपसे कोई दूसरी बात कर रहा है तो आप कहीं और ही किसी रो में निकल पड़े ना। आप में किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी देवी? तो जो कर रही है सो कर रही है, कर्मों में कैसे नजर आएगी? इक्वल किसको कहते हैं, पेशेंट किसको कहते हैं, अनऑल्टरेबल इन हर विल? इस लाइन को कैसे खोलें शुरू से? इसको देविका जी, ये क्या हो सकता है? इक्वल पेशेंट एंड अनऑल्टरेबल इन हर विल। हम्म। तो हम लोग जो ये समझते हैं ये इक्वालिटी, हम लोग तो इसको अलग अपने ढंग से ही समझेंगे। पेशेंस हाँ, इक्वल मतलब क्या? पर इक्वल कैसे? मतलब अंदर अंदर से हम लोग ये सोचेंगे कि सब इक्वल है, बराबर है। बाहर से हमारा व्यवहार अलग हो सकता है हर एक के साथ में,
ये का कोई नहीं सोचता ऐसे, माई नहीं सोचती थी ऐसा कि सारे इक्वल हैं, ऐसे सोच के ही इक्वल है ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं उसका साइकोलॉजिकल मूवमेंट क्या हो सकता है। आप इक्वल सोच के कर सकते हो क्या, ये भी मेरा हाथ है, ये भी मेरा हाथ है, ये हाथ ध्यान रखना, ये एक दूसरे को मारे चोट नहीं पहुंचाएं, क्या ऐसा कभी हो सकता है? अगर हम हर एक को अपने अंदर ले, अपने शरीर का अंग समझे, ये हम तो नहीं कर सकते, बट ये डिवाइन की ही क्वालिटी है, क्योंकि नहीं, हम पर जब तक आप समझते हो तब तक तो गड़बड़ है। जब तक मैं ये समझूंगी ये मेरा हाथ है, ये तो भाव ही नहीं आता। आप सोचते हो उससे पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन आपका शरीर कर बैठता है, चाहे चोट लग जाओ उसको। आप कितना उसके ऊपर अधिकार के रूप में काम करते हो, अरे भाई दूसरों को पीड़ा नहीं हो जाए, मेरे शरीर को हो जाए तो कोई खास बात नहीं है। इक्वल वाला भाव कब आ सकता है? इक्वल, समान। जब हम आइडेंटिटी से, जब हम अपनी सोल को दूसरे की सोल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। ना, ये तो होता नहीं। नहीं होता नहीं है, ये नहीं है, बट भाव तो इतना तो पता है, माइंड से तो पता है कि ये सब चीजें हैं, इनका एक्सपीरियंस नहीं है। अब नॉलेज बाय आइडेंटिटी का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट इतना तो पता है कि वही चीज बन जाना और उसको आइडेंटिफाई करना, जहाँ माइंड की हाँ, वर्किंग। पर एक एक क्लास के स्टूडेंट्स के रूप में लो इसको। क्लास में आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं, आप एकदम इक्वल हो, पर इक्वल का मतलब ये नहीं कि उनको अलग अलग सवाल नहीं देते, उनके डिफरेंसेस आपको पता नहीं। एक को डांटते हो, एक को पुचकारते हो, एक को क्या करते हो, एक को क्या करते हो। हाँ जी बिल्कुल। अगर वास्तव में देखा जाए आपके इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं है। अभी तो खैर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है टीचर्स को, पर अगर आपका भाव उसके प्रति, अब ये सारे शब्द इसलिए मुश्किल हैं क्योंकि हम बहुत निचले स्तर के ऊपर आ चुके हैं। ये उदाहरण भी दें तो टीचर आजकल ऐसे मिलते ही नहीं जिनको पढ़ाने के अंदर ही आनंद आ रहा है, उससे कोई रिटर्न क्या मिलने वाला है उसके लिए नहीं पढ़ा रहा वो सारे मान लो गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लेता, आ जाओ आ जाओ तुमको शिक्षा देंगे, या जो भी उसके पास आ रहे हैं, वो सच्ची दृष्टि से ये देख रहा है कि अरे ये तो माँ के हैं। ये तो सामान्य तो होता नहीं, क्योंकि इसको आधारित करने के लिए, इक्वेलिटी को आधारित करने के लिए, जब तक फ्रेटर्निटी नहीं हो, भ्रातृत्व नहीं होगा, इक्वेलिटी आप कभी कर ही नहीं सकते। समानता, क्योंकि समान है ही नहीं तो समानता करोगे कैसे? प्रॉब्लम ये है, मन से आप कभी भी इक्वेलिटी कर ही नहीं सकते। इक्वेलिटी तो करोगे भीतर से ही हो सकती है, मन से नहीं हो सकती, माइंड से नहीं हो सकती। माइंड का तो तरीका ही खंड खंड करके उनसे डील करने का है, इसलिए सोच के आप यहां तक नहीं जा सकते। ये तो भीतर आपके हृदय में इक्वेलिटी हो सकती है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली आ गया और उसके अंदर एक माँ के 3 बच्चे हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ इक्वल व्यवहार कर रही है, एकदम इक्वल व्यवहार कर रही है। किसी को थोड़ा दूध देती है, किसी को कुछ देती है, किसी को भोजन देती है, किसी को अनुशासन के कारण जो करती है वैसे करती है, इक्वल व्यवहार कर रही है। पर ये इक्वलिटी तब आएगी जब अंडरलाइंग फ्रेटर्निटी होगी। फ्रेटर्निटी जो है मिनिमम हार्ट का या फिर आपकी अंतरात्मा का गुण है, इसलिए ये बात समझ में नहीं आती। इक्वेलिटी प्रैक्टिस तो है नहीं, प्रैक्टिस तो कर ही नहीं जा रही। फ्रांसीसी क्रांति इस इक्वेलिटी को लेके आई, पर जब आप बाहरी तरीके से इक्वेलिटी लागू करोगे, अंतरात्मा में प्रवेश नहीं है। हार्ट तक तो है, जब हार्ट होता है कर मेरा तो सारों के लिए है, इसमें क्या बात है, मेरा हृदय, ये 20 जने बैठे सबके लिए बराबर हृदय है यार, ये कोई बात हुई क्या? अब आप उनके साथ डील करोगे ऑटोमेटिकली इक्वल डीलिंग हो ही जाएगी, पर इक्वल का मतलब मानसिक रूप से इक्वल वैसे नहीं होता। एक को आप सोने की थाली में दे रहे हो, एक को आप पत्ते की पत्तल में दे रहे हो, एक को खिचड़ी दे रहे हो, एक को पकवान दे रहे हो, इसमें क्या बात है? एक का डाइजेशन कमजोर है, एक को डांट के आप कह रहे हो नहीं 3 दिन खाना नहीं मिलेगा आपको। ये सारी चीजें हो सकती है, इक्वेलिटी उसके साथ जैसा उचित है
वो है इक्वेलिटी। किसी को बेचारे के पांव में दर्द है, उसको आप कितने राउंड निकलवाओगे? जैसे एक डाइटिशियन है, वो इक्वल व्यवहार करता है जब वो सबको उसके अनुकूल डाइट बताता है। इक्वेलिटी, उसके डिफरेंसेस को पहचानना पहले तो जरूरी है, नहीं तो इक्वेलिटी नहीं हो सकती। इक्वेलिटी कैसे करोगे? एक मोनोटोनी लाके, या एक समतल सपाट एक सीधी चीज बना दी, इक्वल हो गया जी, ये ग्राउंड इक्वल हो गया। इक्वल क्या हो गया वो? वैरायटी कहां रही? वैरायटी को खत्म करके इक्वेलिटी मानता है व्यक्ति। जब दो चीज इक्वल है ही नहीं जगत के अंदर, तो इक्वेलिटी आई कैसे सकती है? और उनके साथ इक्वल व्यवहार कर ही कैसे सकते हो आप? बाहरी तरीके से इक्वेलिटी संभव नहीं है। इसका इस तरीके से विवेचन करो कि वो व्यक्ति व्यवहार किस तरीके से करेगा। इक्वल है ही नहीं व्यक्ति। आप अपने साथ भी तो अलग अलग व्यवहार करते हो, अलग अलग टाइम पे। भाई व्यक्ति अगर कॉन्शियस हो तो वो ये देखता है, एक समय कहता नहीं यार आज तो नहीं, दोपहर को ज्यादा खा लिया था, आज शाम का स्किप करेंगे। दूसरा कह देगा देखो इसका असमान व्यवहार है। अरे असमान किसका व्यवहार है? कॉमन सेंस का सा व्यवहार है ये। आज दोपहर को नहीं खाया मैंने, तो अब आज शाम को खा सकता हूं, आज खा लूंगा मैं तेरे साथ। आज अपन आउटिंग के लिए जा सकते हैं, आज ये कर सकते हैं। आप कितना तालमेल करते हो ना। इक्वल कैसे हो सकता है? इक्वल है ही नहीं कोई चीज, तो इक्वल क्या होगा? इक्वल हो ही नहीं सकता बाहरी तरीके से। और व्यक्ति भीतर होता नहीं, इसलिए वो सारी इक्वेलिटी स्थापित करने की कोशिश करता है बाहरी तरीके से, जो हो ही नहीं सकती ये चीज। अब समझाओ कैसे इसको? इसलिए इक्वेलिटी है ही नहीं, इक्वेलिटी होती नहीं। आप समझ पा रहे हो इस बात को? ये जो बात है, हाँ जी, बिल्कुल। जब इक्वल है ही नहीं, इक्वल कैसे करोगे? दो गड्ढे हैं मान लो, एक 4 फुट खुदा हुआ है, एक 15 फुट खुदा हुआ है। इनको दोनों को इक्वल करने के लिए भी तो अलग अलग मिट्टी डालनी पड़ेगी। हाँ जी। तो जब दो जने ही एक जैसे नहीं है, तो आप इक्वल व्यवहार मतलब क्या होता है? आप भोजन में भी देखते हो रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, क्षमताओं के हिसाब से देखते हो, आंतरिक और बाह्य उसकी जो क्षमताएं हैं उनको देखते हो, सारी चीजें तो देखते हो। हाँ जी। तो इक्वेलिटी तो तब आएगी जब यथा उसको आप पूरे बीइंग को जानोगे, नहीं तो इक्वल व्यवहार कर ही नहीं सकते। बिना जाने कैसे इक्वल व्यवहार कर लोगे? इसलिए बिल्कुल। होता नहीं। तो फिर व्यक्ति करे कैसे भाई? अब प्रैक्टिस में कैसे डाले इसको? करे कैसे व्यवहार? मैं आपको जानता नहीं, अब मैं क्या करूं? आपके बीइंग को यदि मैं नहीं जानता, अब कैसे तो मैं बातचीत करूं? कैसे मैं आपको कोई भी, तेरे लिए ये उचित है अनुचित है, ये बात कैसे बताई जा सकती है? तो इसमें चेतना का एक ऐसा स्तर होता है, जब माँ को अपने आप को दे देते हो, ये देने के कारण अब वो आपको टेक ओवर कर लेती है। वो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया में इंटरवीन करती है। आप किसी से क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे आप भी नहीं जानते। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेंटल फॉर्मेशंस बन जाते हैं, जबकि हमने वो लाइन क्रॉस करके दूसरी जगह गए नहीं अभी। आप समझ रहे हैं ना? भाई आपका कागज है, वो डॉक्यूमेंट कब बनता है? जब उसके ऊपर स्टाम्प लगे। नहीं तो कागज है, चाहे कितनी बढ़िया छपाई कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, वो स्टाम्प चाहे कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो, किधर भी लगाओ, आप तो कहते स्टाम्प लगा दे तू तो। और कैसा भी साइन करो, वो सिग्नेचर कितना भी गंदा करता है, खाली एक ये चिड़िया सी बिठा देगा उसके ऊपर। आप ये कहोगे यार डॉक्यूमेंट तो अब बना है, वो सिग्नेचर आप भी कर सकते थे पर आपका मान्य नहीं होगा। वो इससे बेटर सिग्नेचर आप कर सकते थे पर मान्य नहीं होता वो। तो एक ऐसी पावर इंटरवीन करने लगती है, आपको पता नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में कुछ भी नहीं जानते आप देविका जी। इसमें जब माँ इंटरवीन करना शुरू कर देती है, वो अनमिस्टेकेबली करती है, पर वो तब आपको पता चलता है जब एक सर्टेन प्योरिटी हो।
सर्टेन सिंसियरिटी हो, तब आप क्लियरली ये देख पाते, अच्छा ये तो माँ इंटरवीन कर रही है। अब ये कहना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हर जना बैठा ये तो कह देगा हाँ माँ ही इंटरवीन करती है मेरे, तो इसलिए बहुत खतरनाक है कोई भी चीज कहना। व्यक्ति कुछ को भी कुछ ले सकता है। हम सारे ही तो साधक बैठे हैं, सारे जो बैठे हैं सो बैठे हैं। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए और पर मैं एक चेतना की स्थिति, और करो भी क्या, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसको। आप समझ पा रहे हैं इक्वल व्यवहार कब कर सकते हो? बिना चेतना के नहीं कर सकते। कैसे करोगे? सामान्य जीवन में भी नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ आ रही है क्या? आप हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है ये बात। इसलिए ये जो समानता का जो आदर्श है, यो तो जिस तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है बकवास आदर्श है और बिल्कुल निरर्थक है और किया जा सकता ही नहीं। अगर आप बाहरी चेतना में हो, असमानता आएगी ही। आप समानता ला ही नहीं सकते। आपके पास कोई आधार नहीं है। अगर हृदय है तो थोड़ा बहुत आपके डिफरेंसेस को हील कर सकता है, खाली हृदय कर सकता है, वो भी एक सीमा तक कर सकता है बस। अगर आपको डीपर सेंस नहीं है, आपको प्रकृतियों का सेंस नहीं है, आपको अंतरात्मा का सेंस नहीं है, उसकी कैपेसिटीज का सेंस नहीं है। प्रेम तो बहुत है चार बच्चों से, पर अब किसकी कौन सी क्षमता है उसका सेंस नहीं हो, उसके अंदर कौन सा वाला गुण है। एक सच्चा जो सही टीचर है, थोड़ा सा जो परसेप्टिव है, वो कह देगा यार इसका तो साहित्य में है रुझान, इसका आर्ट में है। वो पहचान के भी, जैसे ही आप एक सही टीचर के पास जाते हो, बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं सारे के सारे। अच्छा, इससे ऊपर की बात यह है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास, क्योंकि वो तो हमेशा उस चेतना दूसरी चेतना में रहता है, उसके पास हो सकता है आप अनकंफर्टेबल महसूस करो शुरू में, क्योंकि वो आपको लोअर प्रकृति में जाने का मौका ही नहीं देता। वो आपको ढीला नहीं छोड़ता। सुबह से लेकर रात तक आप गइए तो रेस्ट करने का ही मौका नहीं देता। पर जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, आप ये कह रहे हो अरे अंतरात्मा को सामने खींच लाया ये व्यक्ति जो है, आप यूं ही अपने बरस खराब करके चले जाते। ये सारी चीजें संभव है। हम तो समानता की बात कर रहे हैं। देखो, अगर एक एक शब्द को ये खोलो तो एक लाइन भी आप नहीं कर सकते जब तक पूरा आपको ये नॉलेज या ये जो सेंस है, ये डीपर जब तक आप एनालिसिस नहीं करो, जीवन में गहरा आपने नहीं जिया हो, आप एक शब्द भी, समानता कितना सरल सा शब्द लगता है, समानता, है ना? और फ्रीडम, स्वतंत्रता, आप समझ ही नहीं सकते इन शब्दों को। बाहरी आपको यदि बांध रखा है, उससे आपकी स्वतंत्रता नहीं भंग हो जाती। आपकी स्वतंत्रता को कोई टच कर सकता ही नहीं। आप फंडामेंटली फ्री हो। और बाहरी रूप से चाहे आप रोज हर देश की यात्रा करते हो, आप चाहे सो भोजन हो, चाहे सो आपके कहे काम हो रहे, आप पूरे ऊपर से नीचे तक बाउंड हो, बंधे हुए हो, वो स्वतंत्रता का द्योतक नहीं है। इक्वेलिटी, तो इसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, मैं तो एक एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। बाहरी तरीके से आप कभी समानता न तो ला सकते न प्रैक्टिस कर सकते। आप एक खाली एक रियलिस्टिक तरीके से सोचो, 15 बच्चे आपके पास बैठे हैं। आप पहले तो समान व्यवहार क्या हो तो सकता है क्या, कैसे करोगे? भाई अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हो और आइडियल एक एक टीचर का भाव नहीं लेके चल रहे, अभी आपके मन में डिफरेंसेस आ जाएंगे। क्या देख के? कौन बच्चा कितनी बड़ी गाड़ी में आ रहा है, कितना बड़ा मोबाइल लेके आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या कितना जल्दी आपकी बात को ग्रास्प कर लेता है। ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन जो शार्प बच्चा उसकी तरफ हो जाता है, उसके प्रति आपका ऑटोमेटिक अनुग्रह हो जाता है। जो आपकी कही सुनता है क्लास में, जो आपका होमवर्क करके लेके आता है, वो टीचर का प्रिय हो जाता है। टीचर उसको बीच में जो दिखाते हैं आजकल, गाड़ी भी रोक लेता है, भैया चल तेरे को मैं ड्रॉप करूंगा। उसके हिसाब से थोड़े से अपने नियमों को मेंड भी कर देता है, उसके साथ समय भी बिताता है, उसके लिए जो गिफ्ट लेके आता है मन में भी रहता है। बाद में भी ऐसे उदाहरण है, ये मेरा सबसे ब्राइट स्टूडेंट था, उनका एक संपर्क भी। इसका कोई प्रेम से लेना देना नहीं है, इसका किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। अब जो है सो है, बस ठीक है।
समानता का क्या लेना देना हुआ उससे? जब तक आप इसमें बाहरी में हो तब तक तो डिफरेंसेस आपके हील होंगे नहीं, डिफरेंसेस तो रहेंगे। भीतर की चेतना होगी तो डिफरेंसेस ये नहीं, आप बेटर जान पाओगे। जब आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है तब तो पहली बार पता चलता है कि दो चीजों के बीच में क्या अंतर है। शिक्षा आपको डिफरेंसेस मेटती नहीं, डिफरेंसेस का भान बढ़ाती है। ये कब से हो गया कि बेवकूफ बन जाता है आदमी? कभी नहीं होता है कि उसको जगत पता ही नहीं चलता, उसकी वैरायटी नहीं पता चलती है। जस्ट जैसे ही आप रंगों में जाते हो तो रंगों की वैरायटी पता चलती है, स्वर सीखते हो तो स्वरों की वैरायटी पता चलती है, साहित्य सीखते हो तो अलग अलग भावों की वैरायटी पता चलती है आपको। तो यदि आप भीतर प्रवेश करते हो तो व्यक्ति कहते हैं आप पंकज भाई जजमेंटल कैसे हो गए? अरे आप भीतर जाओगे तो आपको एक एक तार तार नजर आएगा। बात जजमेंटल होने की नहीं है, आपको डेवलप होगे तो पहली बार तो नजर आएगा। हमको पता ही नहीं लगता नहीं तो क्या है यूं। पर ये डिफरेंसेस ईगोइस्टिक डिफरेंसेस नहीं है। जैसे आप स्टडी करते हो कोई चीज को, दो सोयल ली आपने, दोनों का सोयल का परीक्षण करते हो, पानी का परीक्षण करते हो, चीजों का परीक्षण करते हो आप, ब्लड सैंपल लेते हो। अब उसको कोई ईगोइस्टिक प्रॉब्लम थोड़ी है, जो पैथोलॉजिकल लैब है उसको, वो तो आपको बता देगा आपके ये आपके ये। डॉक्टर उसको लेगा और लेके फिर बाद में उस रिपोर्ट के आधार पे कह देगा आपके साथ ये व्यवहार करना है, इसके साथ ये व्यवहार करना है। तेरे को चीनी खानी चाहिए, दूसरे को कहे बिल्कुल बंद कर देना। तेरी जो चीनी का डब्बा है वो इसको दे देना, क्या तो तेरा जो चीनी का स्टॉक है इसको दे देना। कहते डॉक्टर साहब का इस पे तो अनुग्रह है, इसके प्रति विद्वेष है। दूसरा कहे कि कैसी मूर्खता की बात है। आप जगत में देख रहे हो ये इस तरीके का व्यवहार। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है आपका एक संकीर्णता, महेश्वरी वो तोड़ देती है। आप इसको समझो तो कि कितनी जबरदस्त बात है ये, और हर स्तर पे हो। ये तो मैं छोटे से स्तर की बात कर रहा हूं। अगर डीपर लेयर्स में हो, आप दूसरे आयाम में निवास करते हो। इसीलिए हमारा सारा व्याख्यान, सारी चीजें, अब क्या समझो, हम अगर इस तरीके से सारी चीज लेके चल रहे हो, व्यक्ति समझता नहीं इसको। कुछ आभास आ रहा है ना देविका जी इसका, ये कितनी वास्ट चीज है। बिल्कुल अब एक बहुत clear। आइडिया आया इसका कि अरे ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। एक एक शब्द यूं खोला जाए तो ये तो बात ही कुछ और हो। हाँ दीपक जी। हाँ जी। इक्वलिटी के बारे में एक विचार ऐसा आ रहा है, चेतना के स्तर के अनुसार से इक्वलिटी का डिफिनीशन भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक जड़ व्यक्ति तमस ही उसका इम्पोर्टेंस होता है, 24 घंटे तमस में रहना उसे अच्छा लग रहा है। तो एक भाव, तामसिकता का भाव 24 घंटे बना हुआ है, तो उसके लिए वह भाव में बने रहना इक्वलिटी उसके लिए हो गया। मतलब एक भाव को पकड़े रह रहा है। हाँ, ना, इसकी स्थायित्व तो नहीं है। नहीं, समानता, समान तो है ही नहीं, अलग अलग कैपेसिटीज हैं। समान अगर लेवल की बात करो तो दो चीजें कितने की समान है या नहीं, आप हाइट नाप के देख लेते हो। हाइट वाली चीज है हाइट नाप लेते हो, तोलने की चीज है तोल लेते हो, नापने की चीज है अगर कोई लिक्विड है तो कह रहे हो कितना लीटर है, समानता, उनका समान तोल कर लेते हो। पर आपकी सत्ता अलग अलग भागों से बनी है, जिसके अंदर शरीर एक है, प्राण एक है, मन एक है, और इनके अंदर भी अलग अलग शारीरिक रूप ही अकेला देखो तो उसकी अलग अलग क्षमताएं। शरीर से भी तो अंतर है। शारीरिक रूप से आपका गठन कैसा, एक तो ये, किसी में नेचुरली हाथ की दक्षता है। शारीरिक रूप से भी आपका 4 आश्रमों के अंदर आप जाते हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये आप 4 अवस्थाओं से गुजरते हो। पहले आप बच्चे हो, नेचुरली आपके वो चीजें हैं। अब आप एक बच्चे को और बूढ़े को, है तो मनुष्य ही दोनों, अब बराबर कैसे कर लोगे आप कहते हो ना यार इसको, दोनों को बराबर कैसे करोगे? तो शारीरिक क्षमताओं में, शारीरिक उसके गठन में, उसमें ही समानता नहीं है। एक व्यक्ति के ही समानता नहीं है। आप जब पैदा हुए थे, आप अपने आप को अब देखते हो,
जी, मैं भी यही बोल रहा हूँ। जैसे एक आश्रमाइट सुबह से लेकर के देर रात तक जो है से बहुत काम कर रहा है। उसके उसके लिए एकमात्र व्यू है द मदर को हम उनको कैसे खुश करें। वो केवल एक भाव पकड़े हुए है। उसके लिए समानता का मतलब ये है। वही एक सांसारिक व्यक्ति के लिए है, अपने लिए कितना संसार से मैं बटोर लूँ, उसके लिए समानता का मतलब ये है। हाँ, ये सांसारिकता का स्थायित्व नहीं है और जो आश्रमाइट है, उसकी समानता का लेवल दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। मैं बात ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आपको सत्ता के और दूसरे भाग नज़र आते हैं, उनकी कैपेसिटी नज़र आती है, उनकी क्षमता, डिफरेंसेस की बात नहीं है ये। वो कहाँ है और उस हिसाब से उसको माँ की ओर कैसे चलना है। इसमें कोई डिफरेंस की या इगोइस्टिक की बात नहीं है। इसलिए आप व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करते हो, जैसा जिसके साथ होना चाहिए, इसमें क्या गलत बात है? हाँ, ये जो बिल्कुल। समानता की बातें करते हैं, उनके समानता होती भी नहीं, क्योंकि वो तो एक लेवल पे लाना चाहते हैं सारी चीज़ों को। जब जगदम्बा अभिव्यक्त हो रही है उसके अंदर, आप तो खाली पहचानो और भीतर से आपको प्रेरणा हो जाएगी कि इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है। सामान्य जगत के अंदर भी समानता, 4 जने बैठे हैं, डिफरेंसेस उनमें बीच में हो सकते हैं। हँसोगे कब एक साथ बैठ के? जब हृदय खुल के आप एक साथ हो, अदरवाइज़ तो अगर डिफरेंसेस में, ये तो बड़ी गाड़ी में आया है, इसके पास तो है नहीं, इसके पास ये है, ये तो बड़े पोस्ट के ऊपर है। आप कभी साथ बैठ ही नहीं पाओगे। और जब जैसी हार्ट का मूवमेंट है, उसमें आप बिल्कुल खिलखिला के एकदम से खुल के हृदय जो है उसमें कह रहे यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपन एक ही तो हैं। कितना फ़र्क पड़ जाता है हार्ट का मूवमेंट आते ही। इगोइस्टिक मूवमेंट है वो, असमानता की ओर लेके जाता, समानता है ही नहीं। क्योंकि भगवान अलग-अलग तरीके से अभिव्यक्त कर रहा है, 2 पत्तों की भी कारीगरी अलग है, एक पेड़ के 2 पत्ते। क्यों रिपीट करेगा भगवान अपने आप को? 2 क्षणों में एक जैसे रिपीट नहीं करता, क्योंकि अनंत है वो। उसको क्या ज़रूरत है उसको बार-बार रिपीट करने की? तो इसलिए समानता तो उसके अनुरूप बने रहो, तो समानता। ये बात ठीक-ठीक समझ में आ रही है अब। ठीक है दीपक जी? जी। और जी, जी। इससे ऊपर ये ऊपर की हम मैंने आपको ए ये बात बता दी, इससे ऊपर की बात ये है कि आप ये सोचते नहीं इस बारे में। सोच के कैसे हो सकता है? जो मैं डीपर चीज़ बता रहा हूँ, वो सोच के, विचार करके कैसे हो सकती है? आपको लेयर्स का पता थोड़ी है अगले का। अगला ही नहीं जानता, आप कैसे जानोगे? फिर बाद में जो कॉग्निजेंस है, हम जो पढ़ रहे हैं, डीपर कॉग्निजेंस जब आपके आता है, हायर आपकी चीज़ आती है, उससे अलग तो ये है कि अब माँ इंटरवीन कर रही है आपके बीइंग में। उसने आपको अधिकृत कर लिया। क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, किस क्षण क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, माँ ले लेती है इसको। इस समय क्रोध करना चाहिए, इस समय प्रेम से बोलना चाहिए, आपके लिए दोनों भाव बराबर हैं। आपको भी नहीं पता कि ये किया क्यों आपने, कोई पता नहीं। आप जब पीछे मुड़ के देखते हो, विवेचन करते हो, माँ कहती है तेरा काम नहीं है ये विवेचन करना। जब तेरे को मैंने अधिकार में ले रखा है तो तू अच्छी चीज़ बोलता है तब विवेचन नहीं करता। अच्छा बोलता है उस समय तो तू विवेचन नहीं करता। जब तू किसी से क्रोध से भर के बोलता है तब कहता मैंने सही बोला क्या ये? मेरे को आज भी क्रोध आ रहा है। पर ये मैं एक ऐसी स्थिति बता रहा हूँ, माताजी को एक बार क्रोध आया, बहुत ज़बरदस्त, किसी ऐसी बात के ऊपर। तो माँ ने कहा मैं आज तक क्या इन्हीं भावों के अंदर हूँ? ये सामान्य भाव। तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा-सा इसके ऊपर एकाग्र किया, उन्होंने कहा अरे हो ही नहीं सकता, इस बारे में चिंता मत करो। इस बारे में आपका कोई विचार करना, कंसीडर करना ये उचित नहीं है। डिवाइन की व्यवस्था में जब जहाँ जो जैसे, खाली पॉलिश ही करना एक कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, चोट करना भी एक मूवमेंट है। एक जो कारपेंटर है या कोई प्लम्बर है, अब वो सब जगह एक जैसा व्यवहार थोड़ी करता है, जहाँ जो किसी को चोट मारनी है, किसी को तोड़ना है, वो भी करता है। मैं तो कह रहा हूँ एक ऐसी चेतना है जहाँ आपको कॉन्शियसली पता भी नहीं होता, जब माँ आपके बीइंग पे अधिकार कर लेती है,
वो करवाती है क्रिया। अगर ये संभव है, ऐसा संभव होना चाहिए, क्या ऐसी चेतना संभव होनी चाहिए? आप विश्वास तो करते होगा कि ऐसी चेतना हो तो सकती। अगर हो सकती है तो मेरे ख्याल से तो यही वरेण्य बात है कि आपके बीइंग को इतना अधिकार में ले लिया जाता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पर अब ये बहुत खतरनाक बात है, ये जो मैं कह रहा हूं, आदमी इसको स्वीकार करने के लिए तो तुरंत तैयार है, वो अपने क्रोध को भी जस्टिफाइड मानेगा, हाँ मेरे तो माई कर रही है जो कर रही है सो। ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है ये। प्योरिटी होनी, सिंसियरिटी होनी, उससे पहले इन भावों में आप गलत रूप से प्रवेश कर जाओ। माँ ही कर रही है मेरे माध्यम से, क्रोध भी माँ नहीं किया, ये भी माँ नहीं किया। वो एक कहानी आती है, उसने एक ने पीटते पीटते उस किसान ने गाय को मार दिया, और फिर बाद में कहता है हाथों का देवता तो इंद्र है, उसने किया ये काम। तो इंद्र कहता है अभी ठीक है, मतलब अच्छी चीज करो तो वो एक कोई बढ़िया काम करो, किया उसने। अब वो उसके लिए खुद को शाबाशी दे रहा है, वाह ये काम तो मैंने बढ़िया किया। तो इंद्र आके उसको कहता है फिर बाद में, अरे ये तो इंद्र ने किया है, भेष बदल के कहता नहीं इंद्र ने कैसे किया है, मैंने किया है ये काम। कहना ना, हाथों का देवता तो इंद्र है। नाराज हो गया वो इस बात पे, नहीं इंद्र ने नहीं मैंने किया है। तो जब ये काम तूने किया है तो गाय को मारने का तूने नहीं किया क्या? तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स गड़बड़ रहते हैं, इसलिए जो अपन बातें कर रहे हैं इसका विवेचन बड़ा खतरनाक है। अगर सही दृष्टिकोण से किया जाए तो ये व्यक्ति हर कुछ मान बैठता है, हमारी प्रकृति कुछ भी मान बैठेगी। ये घटनाएं होती हैं, आप चला के नहीं करते ये, इन अवस्थाओं में चला के थोड़ी जाते हो, आपको तो पता ही नहीं रहता। जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं तो महसूस करी होगी, तो मैं कह पा रहा हूं कि इससे आगे ये, इसलिए ये, नहीं तो कैसे कहो आप भी, कहो कैसे, उपजे कैसे, ये इक्वल शब्द में तो आ नहीं रही है बात, ये विवेचन में आप कहां से ढूंढ के लिया है ये बात? जितनी चर्चा एक अकेले इक्वल शब्द के ऊपर हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जैसे ही आप चेतना का दबाव देते हो ये सारी आ जाएंगी। मेरे ख्याल से अब एक एक शब्द को आप इस तरीके से देखोगे तो पूरा जगत खुल जाएगा आपको। ये महेश्वरी कर रही है तो सोचो क्या कर रही है वो। ये आपके साथ भी हो सकता है। अनिल जी, कोई बात है इसमें? हाँ पंकज जी, हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं जो इसमें समझ रहा हूँ, जैसे इक्वलिटी या इक्वल की बात कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली तो ये एक तरह से डायनेमिक है, डायनेमिक अकॉर्डिंग टू, तो मतलब वंस कैपेसिटी एंड स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब अब एक समानता तो है ही नहीं नेचर में, कहीं आप देख ही नहीं रहे ना भाई, कोई भी चीज एक जैसी है नहीं, समानता तो नेचर में रखा ही नहीं कहीं, वो जब उसका विधान में ही नहीं है। तो अब ये इसका मतलब बिहेवियर भी डायनेमिक है, मतलब सबके लिए अलग अलग उसके चेतना के अकॉर्डिंगली। अब वो, अब समानता, मतलब वो एंगल जो है वो थोड़ा सा अपने एक रॉ फॉर्म में ले लेते हैं इक्वल का, सब समान, पर होता नहीं है ना, ऐसा हो नहीं सकता, हाँ, हो नहीं सकता। मतलब ये डायनेमिक है, मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएबल चीज है हर एक के लिए, चेतना के नहीं, जहां कैपेसिटी अगर स्टेटस। कांस्टेंट भी है, पर वो जी कॉन्स्टेंसी साइकोलॉजिकल है, बाहरी नहीं। हाँ हाँ हाँ, मतलब समानता भीतर की है, बिल्कुल, वननेस भीतर है, बाहर थोड़ी है। हाँ 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 बाहर तो सही। उसका रिफ्लेक्शन है, भीतर होएगी तो बाहर आ जाएगी। भीतर से प्रेम होगा तो सारी चीज में समानता, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अल्टीमेटली सब में वही है, वो तो वो उस लेवल पे जाएंगे एब्सोल्यूट टर्म में, वो तो सही है, पर हाँ, सबका लेवल तो डिफरेंस है ही ना सर, सब एक स्टेटस पे वो तो तो होगा नहीं है। ही, वो तो होगा ही। यस, बिल्कुल। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने ये डिफरेंसेस माने, इसलिए उन्हें उसने किसी के लिए भी मार्ग रोका नहीं। दूसरे और जितने भी धर्म है उसको सेंस ही नहीं है, एक किताब लिख दी, मानो इसको, नहीं मानोगे हाँ मार हाँ, डालेंगे। अरे यार, मतलब एक हर जना एक ही स्तर पे थोड़ी है। वो तो है ही नहीं नेचर में लॉ, वो समानता का तो चीज उसने खुद ने डिजाइन ही नहीं किया है ना, हाँ, मतलब पर आप ये देखो कि इस ये बेसिक नहीं लॉ। समझने के कारण तो जितना रक्तपात हुआ इसी कारण तो हुआ है। यस, वही। मनुष्य जाति आज तक नहीं समझ रही इस बात को, और भीतर नहीं जा रही, और वो कह रही है हाँ हम समझ रहे हैं, तो फिर बाद में मनुष्य जाति ऐसी क्यों? जब तक भीतर प्रवेश नहीं करते ये आ ही नहीं सकती है कोई सी भी चीज।
हाँ, तो वही अल्टीमेटली बात वही आ गई ना साहब, चेतना का अपग्रेडेशन जब तक एकदम नहीं होगा वो एकदम कुछ हो नहीं सकता। कॉन्शियसनेस में एकदम चेंज नहीं आएगा जब तक आप समझ ही नहीं सकते सर। बिल्कुल। बिल्कुल सही। ठीक अब है। लाइफ डिवाइन पे आते हैं।